नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण। और इन्हीं 44 वर्णों से ये जो 44 वर्ण हैं ये किससे मिलकर बने हैं? इसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से बनते हैं हमारे शब्द। क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। वर्ण की परिभाषा हमने जानी थी। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को, कैसे मेल को? सार्थक मेल को। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं हम कोई भी शब्द बना दें और हमें समझ ही नहीं आए उसका अर्थ। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्याकरण में उसे कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे कि कमल का उदाहरण लिया था, किताब का हमने उदाहरण लिया था और इधर हमने सड़क का उदाहरण लिया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन सारे शब्दों के कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं, हमें समझ में आते हैं। यानी कि शब्द ऐसे होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए जिनका अर्थ हमें समझ में आ रहा हो। इसके बाद आते हैं निरर्थक शब्दों में। निरर्थक शब्द हमने बताए थे कि निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि मलक, बताकी, कड़स। इन शब्दों को हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनका क्या अर्थ होगा। ये हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। अब हमने बात की थी वर्ण और शब्द के बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमने वर्ण यानी कि अक्षर, इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। हमने यहाँ पे उदाहरण दिया था आपको, ए का, आ का, ई का, आधा कै, आधा खे, आधा गे, ये सब हैं वर्ण। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन इन्हीं वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द और शब्दों के हम टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था। तो यहाँ पे देखिए, हमने शब्द लिखा है और शब्द के क्या किए, हमने टुकड़े कर दिए हैं, विच्छेद कर दिया है, उसको करके दिखाया है। आज हमारा विषय रहेगा वाक्य। शब्द हमने जान लिया, अब इन शब्दों के मेल से ही बनते हैं वाक्य। यहाँ पर देखिए, चारू खाना खा रही है, यह वाक्य है। यह वाक्य कितने शब्दों से मिलकर बना है? चारू जमा खाना जमा खा जमा रही जमा है। तो चारू खाना खा रही है। यह वाक्य 5 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। 5 शब्दों के मेल से यह वाक्य बना है। और यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य है शुद्ध वाक्य। यानी कि जिस वाक्य का हमें अर्थ समझ में आ रहा हो वह वाक्य कहलाता है शुद्ध वाक्य। अब जिस वाक्य का कोई अर्थ ही ना समझ में आ रहा हो तो वह वाक्य कैसा कहलाएगा? अशुद्ध वाक्य। चलिए इसको जानते हैं कैसे हम। यहाँ पर देखिए, वाक्य वही है, चारू खाना खा रही है, लेकिन हमने इस वाक्य के जो शब्द हैं उनको थोड़ा उलट पुलट कर दिया है, शब्दों का स्थान चेंज कर दिया है। यहाँ देखिए, चारू रही है खाना खा, चारू रही है खाना खा। अब बच्चों आप समझ पा रहे हैं इस वाक्य का अर्थ? आपको क्या अटपटा सा नहीं लग रहा है ये? मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सारे शब्द व्यवस्थित नहीं हैं। यह वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध यानी कि सही और अशुद्ध यानी कि गलत। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी? वाक्य की परिभाषा होगी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कैसे समूह को? सार्थक समूह को। सार्थक सभी को समझ आ गया अच्छे से? सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो।
तो सार्थक शब्दों से ही सार्थक वाक्य बनते हैं, लेकिन जो शब्द हैं वो व्यवस्थित क्रम में लगे हुए होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो भाग होते हैं, भाग यानी कि अंग, अंग यानी कि भेद। यहाँ पर हम कहें वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भाग हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, तो एक ही बात है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि मैम ने तो हमें भाग बताया था और इन्होंने हमसे पूछ लिया अंग, इन्होंने हमसे पूछ लिया भेद। तो बेटा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये वाक्य के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, यही अंग होते हैं, यही भाग होते हैं, यही भेद होते हैं। तो वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और विधेय को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आपने इंग्लिश में ग्रामर में जब पढ़ा होगा तो ये सीखा होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आज हम हिंदी में समझेंगे इसको, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? वाक्य में जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं हम, वह कहलाता है उद्देश्य। जैसे यहाँ वाक्य देखेंगे, ये वाक्य है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं पिताजी के बारे में। तो पिताजी क्या कहलाएगा यहाँ पर हमारा? पिताजी कहलाएंगे यहाँ पर उद्देश्य, यानी कि सब्जेक्ट। और अब हमारा जो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं हम, उद्देश्य के विषय में जो कुछ हम बता रहे हैं, वो कहलाता है हमारा विधेय। तो पिताजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं, इसीलिए अखबार पढ़ रहे हैं। यह बात जो है यह कहलाएगी हमारी विधेय। तो समझ आया आपको उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर होता है? मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, उद्देश्य वह होता है जिनके बारे में हम बात करते हैं वाक्य में, और विधेय वह होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ हम कहते हैं वह कहलाता है विधेय। यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिया है हमने, माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही हैं। यहाँ पे हैं क्यों बोला बच्चों मैंने? हैं, माँ तो एक ही है, फिर भी मैंने हैं बोला। तो ये जो बिंदु लगी है के ऊपर, वो यहाँ हमने इसलिए हैं बोला है। वैसे जो हैं होता है ये आता है बहुवचन में, लेकिन यहाँ तो एक वचन है, माँ क्योंकि एक ही है। यहाँ पर बहुत सारी माएँ तो नहीं हम बात कर रहे इस वाक्य में, तो हम एक ही माँ के बारे में बोल रहे हैं, फिर भी हमने हैं के ऊपर बिंदु लगाई है। तो इसका कारण यह है क्योंकि हम आदर के लिए, अपने से बड़ों को आदर के लिए उसको वाक्य को बहुवचन रूप में यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? बिंदु लगेगा हैं के साथ। इसलिए मैंने ये वाक्य इस प्रकार से बोला है, माँ खाना बना रही हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट होगा हमारा माँ। माँ हमारा होगा सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में क्या बात बताई जा रही है? उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि खाना बना रही हैं। तो ये जो खाना बना रही हैं वाक्य के पीछे जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा हमारा विधेय। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिया है, गाय घास चर रही है। गाय घास चर रही है। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं, गाय घास चर रही है। तो गाय जो है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी उद्देश्य, और घास चर रही है ये हो जाएगा वाक्य का विधेय। तो वाक्य को दो भागों में हमने बांट दिया, उद्देश्य और विधेय। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, मैंने किताब पढ़ लिया है। तो यहाँ उद्देश्य कौन है? उद्देश्य कौन जिसके बारे में कहा जा रहा है? तो मैंने जो शब्द है
वो यहाँ कहलाएगा उद्देश्य। और उद्देश्य क्या कर रहा है, उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि उद्देश्य यानी कि मैंने किताब पढ़ लिया है, तो जो किताब पढ़ लिया है यह कहलाएगा विधेय। तो इस प्रकार हमने जाना उद्देश्य और विधेय के बारे में। आप भूलेंगे तो नहीं इस बात को कि जिनके विषय में बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। तो वाक्य के दो भाग, दो अंग आपको समझ आ गए। चलिए अब हम जानते हैं कि इस पाठ में हमने क्या विशेष पढ़ा, कौन से स्मरणीय रखने योग्य बिंदु हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही ज्ञान दिया जाता है, यानी कि जो व्याकरण है वो हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उन शब्दों का ज्ञान कराता है जिनका कोई अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता व्याकरण उसका हमें ज्ञान नहीं कराता। दूसरा, प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन होता है। भाई जब हम वाक्य बोलते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे, वस्तु के बारे में बताएंगे या स्थान के बारे में बताएंगे। वाक्य तो इसी से बनाएंगे ना हम। जैसे किताब बहुत सुंदर है, तो देखिए इस वाक्य में हमने वस्तु ली किताब, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, तो मैंने शब्द क्या हो गया, इसमें व्यक्ति के बारे में है। पुस्तक पढ़ ली है तो पुस्तक वस्तु हो गई इसमें। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो मोहन कौन है, यहाँ पर व्यक्ति है, तो वाक्य में मोहन के बारे में हमने बताया, मोहन पर वाक्य हमने बनाया। ताजमहल बहुत सुंदर है, तो यहाँ ताजमहल क्या है, स्थान है। तो प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन होता है। तीसरी बात, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। पद यानी कि शब्द, शब्द को ही हम क्या कहेंगे, पद। अगर कहीं आप पद पढ़ लेते हैं तो इसका अर्थ है शब्द। ठीक है, प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। भाई मैंने अभी आपको बताया वाक्य कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, जिसमें क्रम से व्यवस्थित होंगे शब्द। अगर शब्दों का क्रम उल्टा सीधा हो जाएगा तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो है निरर्थक वाक्य हो जाएगा। तो वाक्य का एक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं हम उल्टे सीधे शब्दों को कहीं भी जोड़ दें और हम कह दें हमने तो वाक्य बना लिया, तो वो गलत होगा। प्रत्येक वाक्य अनेक शब्दों, शब्द यानी कि पद से मिलकर बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हमने जाना शब्दों के बारे में और वाक्य के बारे में। हमने जाना किस तरह से शब्द बनते हैं, किस तरह से वाक्य बनते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपको कैसा लग रहा है, ये सब मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगी तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और शेयर ज़रूर कीजिए, जिन बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रही है मेरी बात, वो जब आप शेयर करेंगे तो वो भी समझ पाएंगे। चलिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इसी के साथ नमस्कार।